पोटेंशियल के लिए 0 होगा। कैसे डिफाइन करोगे इस चीज को, एनीबॉडी? अगर मैंने, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक शेल है जिसके सेंटर पे चार्ज नहीं रखा हुआ है, जिससे सेंटर से थोड़ा सा अलग रखा हुआ है, ठीक है? तो अब जो इनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हुआ। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप क्या कर सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम सेंटर पे इसको नहीं प्लेस मान सकते, मतलब यू कैन नॉट कंसीडर कि शेल है और उसका हम पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे मान लें, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सर सरफेस के डिस्टेंस आर थोड़ी ना है। कौन सा वाला, कौन सा वाला? सर पी पॉइंट, पी में जो आपने ये, हाँ सर। पी पॉइंट का डिस्टेंस कुछ भी मान लिया, आर तो रैंडम है ना, आर तो अननोन क्वांटिटी है। मैंने मान लिया कि जिस पॉइंट पे, भाई ये पॉइंट तो फिक्स ही है ना जहां पे चार्ज रखा हुआ है, ये ओ, ये तो फिक्स है। मान लीजिए आपको ओपी की डिस्टेंस आपको गिवन है, ओपी की डिस्टेंस आपको आर गिवन है, तब प्लस क्यू की वजह से तो के क्यू बाई आर ही होगा या नहीं होगा? यस सर। तो माइनस, मैं कहने का मतलब है कि माइनस की वजह से भी इतना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पे इस चार्ज का और इनर सरफेस पे जो चार्ज हुआ उसका नेट 0 आएगा। उसका रीजन यही है क्योंकि फील्ड में अगर कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो दो चार्जेस की फील्ड का सम कब 0 हो सकता है? जब वो इक्वल एंड अपोजिट हो। इसका मतलब जो इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आया उसका भी सेंटर ऑफ चार्ज कहां पे पोजीशन होगा? जहां पे ये प्लस क्यू है सिचुएटेड। समझ में आई बात? और इससे पहले जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी वो भी फुलफिल हो रही है। कैसे? भले ही ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन बाहर इसका कंट्रीब्यूशन क्या है फील्ड के लिए? भले ही यहाँ पे इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जो प्लस क्यू अंदर रखा हुआ है और जो माइनस क्यू इनर सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका नेट कंट्रीब्यूशन बाहर वाली पॉइंट के लिए कितना है? 0 है या नहीं? यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्लस क्यू कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट माइनस क्यू कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तभी तो दोनों का रिजल्टेंट बाहर वाले के लिए कितना है? 0 ही है। 0। तो सेम वे हम पोटेंशियल भी बोल सकते हैं कि बाहर वाले के केस में, बाहर वाले पॉइंट के केस में जो जो इस शेल के अंदर चार्ज है या जो उसकी इनर सरफेस पे अपीयर हुआ है इंड्यूस चार्ज, उनकी वजह से कोई भी पोटेंशियल बाहर नहीं कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। डिड यू गेट इट? क्लियर है ना बच्चों ये पॉइंट? यस सर। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार। हैंग हो जाता है यार। एक मिनट, हैंग हो गया फिर से। ओके एक मिनट बच्चे, एक मिनट। लास्ट स्लाइड तो मैं दिखा दूं लेकिन उससे पहले ये हैंग हो गया है, इसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। आई डोंट नो क्यों हैंग हो जा रहा है। इट इज नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग। ये नोट कर लो लास्ट स्लाइड तो, तब तक मैं इसको देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा है ये। चल ही रहा है ये प्रॉब्लम यार, समझ नहीं आ रहा है मुझे। हो गया नोट? बच्चे नोट कर लिया? हाँ वही लग रहा है यार, कनेक्टिविटी इशू कल से ही चल रहा है। कल से क्या, परसों से चल रहा है। हाँ ठीक है, अब चलिए ये वाले क्वेश्चन की बात कर ले। सो क्वेश्चन ये था, इन द फिगर शोन द कंडक्टर इज अनचार्ज्ड। कंडक्टर इज अनचार्ज, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है कंडक्टर पे,
and a charge q is placed inside a spherical cavity at a distance a. Fine. तो सेंटर पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आप देखो तो अंदर वाली चार्ज के लिए तो एक शेल ही हो गया भाई, इनर सरफेस शेल की सरफेस ही हो गई क्योंकि स्फेरिकल है। तो ये यहां पे है प्लस क्यू, तो इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनर चार्ज पे, पहले तो कितना चार्ज आएगा ये बताओ। कंडक्टर की इनर सरफेस पे कितना चार्ज आना है? माइनस क्यू आना है। और कैसा? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, राइट। इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो इस तरह से आएगा, यहां पे कुछ डेंसर, यहां पे कुछ रेयरर, और ये न्यूट्रल था तो बाहर भी कुछ प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल चार्ज 0 था किस पे? कंडक्टर पे, तो बाहर कितना आ जाएगा? बाहर आ जाएगा प्लस क्यू। अब फर्स्ट वाला देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी एट पॉइंट पी। कोई बताएगा? बाहर मुझे बताइए, देखो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू जो भी है, बाहर जितना भी चार्ज आ रहा है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो मैंने शील्डिंग में भी बताया था आपको, कि शील्डिंग के केस में मैंने क्या बताया था कि बाहर जो भी नेट फील्ड होगी और हम बाहर वाले चार्ज का अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें तो उससे क्या होगा? उससे सिर्फ आपकी आउटर सरफेस पे जो चार्ज आया उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि जैसे अंदर वाला प्लस क्यू और माइनस क्यू, बाहर नेट फील्ड क्या दे रहा है आपको? 0 दे रहा है ना। कैविटी के अंदर जितना भी चार्ज था और इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो बाहर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 0। ऐसे ही बाहर वाला चार्ज, कौन कौन सा चार्ज? एक तो प्लस क्यू और एक जो बाहर वाली सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, इन दोनों की रिजल्टेंट फील्ड अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रही होगी? 0, राइट। तो इसीलिए आप अगर इस क्यू को शिफ्ट भी करोगे, अगर इस क्यू को आप शिफ्ट भी करोगे इधर उधर, तो इस क्यू के शिफ्ट होने से किस पे फर्क पड़ेगा? अब आप कहोगे सर ये तो अजीब सी बात हो गई, आपने बोला कि अंदर इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है प्लस क्यू का, तो अगर मैं इस क्यू को शिफ्ट कर रहा हूं तब तो फील्ड चेंज होगी, तो कंट्रीब्यूशन तो इसको करना चाहिए भाई। इसको मैं पास ले आऊं, इसको मैं दूर ले जाऊं, तब भी ये कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा है अंदर? क्योंकि मैंने बोला है नेट फील्ड ड्यू टू दी आउटर चार्जेस। नेट फील्ड मतलब इस प्लस क्यू की वजह से और जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज आया उसकी वजह से नेट फील्ड अंदर कितनी है? 0 है, ठीक है। अगर यहाँ Q1 रखा होता, Q2 रखा होता, Q3 रखा होता बाहर, तो जितने भी चार्जेस होते और आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता उन सबका सम अंदर के लिए क्या होता? फील्ड का 0 हो जाता, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर इसकी पोजीशन में चेंज करूं तो अंदर वाली फील्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या इसकी वजह से? बिल्कुल पड़ेगा। इसकी वजह से अंदर वाली किसी भी पॉइंट पे इसकी फील्ड चेंज होगी, लेकिन साथ साथ आउटर सरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन भी तो चेंज होगी या नहीं? आप इस क्यू को शिफ्ट करोगे तो इस क्यू का इफेक्ट किस पे आएगा? बता दो मुझे, इस क्यू का इफेक्ट किस पे आना चाहिए भाई? सपोज करिए आपने जो बाहर ये चार्ज रखा हुआ था प्लस क्यू, इसको आपने मूव करवाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसी सिचुएशन को ले लेते हैं, अंदर एक क्यू था जिसकी वजह से ये माइनस क्यू यहां पे आ गया और बाहर आ गया प्लस क्यू, और बाहर एक प्लस क्यू था, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब तक मैं इस स्मॉल क्यू को चेंज नहीं करता हूं तब तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होने वाली, करेक्ट। भले ही नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन नहीं चेंज होने वाली। आप बाहर वाले चार्ज को कहीं भी मूव करवाते रहो, क्योंकि इस प्लस क्यू के लिए माइनस क्यू की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। अब जो बाहर प्लस क्यू है, अगर मैंने उसको मूव करवाया तो किस पे चेंज आएगा भाई? आउटर सरफेस पे जो चार्ज था उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। इधर होगा तो अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी, इधर आ जाएगा अगर यही चार्ज मूव करके तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन बदल गई तो डेफिनेटली जो बाहर वाला चार्ज है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बदल गया अंदर वाले पॉइंट के लिए। तो इसीलिए हर बार जो प्लस क्यू है और आउटर सरफेस पे जो चार्ज है, जो बाहर चार्ज है एक्सटर्नल चार्ज, और जो आउटर सरफेस पे अपीयर हुआ है, वो सारा का सारा उसकी वजह से नेट फील्ड किसी भी कैविटी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करेगी? 0 कंट्रीब्यूट करेगी। डिड यू गेट माय पॉइंट बच्चों? सर ये बाहर वाला चार्ज तो समझ में नहीं आया। देखो फिर से सुनो, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या बोलते हो, अगर मैं मान लीजिए एक पॉइंट पी ले रहा हूं, यहां पे बाहर एक पॉइंट ले रहा हूं पी, और मैं इस पी पॉइंट पे आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि इस पी पॉइंट पे ड्यू टू दिस क्यू, अच्छा ऑलरेडी पी तो है ही, चलो इसी को कंसीडर कर लो,
ऑलरेडी यहाँ तो P है ही एक, तो इस P पॉइंट पे अगर मैं पूछ रहा हूं कि बताइए इस P पॉइंट पे इस स्मॉल q का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर KQ बाई ये जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस का मतलब ये जो भी डिस्टेंस आपकी Q से लेके P पॉइंट तक है, मतलब R फ्रॉम Q टू P, ये जो भी डिस्टेंस है, ठीक है। ये हो गया किसका कंट्रीब्यूशन, प्लस Q का। इतना ही कंट्रीब्यूशन इक्वल एंड अपोजिट माइनस का भी होगा, क्यों, क्योंकि जो भी प्लस Q है और जो भी इसकी इनर सरफेस पर माइनस Q आया, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बाहर वाले पॉइंट के लिए नेट फील्ड का जीरो है या नहीं, इतनी बात समझ में आई। लेकिन सर Yes, डिस्टेंस sir. तो डिफरेंट है ना, माइनस थोड़ा अंदर है, पॉजिटिव बाहर है। हाँ तभी तो कह रहा हूं, तभी तो कॉन्फ़िगरेशन उसने चेंज करी है। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, अगर ये Q सेंटर पे रखा होता तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता, अगर ये यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का सेंटर कहां पे मानते, इस माइनस Q, अगर यूनिफॉर्म माइनस Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनर सरफेस पे, तो उसकी सेंटर ऑफ चार्ज कहां पे मानते, C पॉइंट पे मानते या डी नहीं। पॉइंट पे। तो अब प्लस Q भी वही हो जाता, माइनस Q भी वही हो जाता, हाँ प्लस Q भी वही हो जाता, माइनस Q भी वही हो जाता, P पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन उसका क्या होता, जीरो, करेक्ट। अब जैसे ही आपने इसको शिफ्ट किया, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बदल गई, कॉन्फ़िगरेशन बदल गई, मतलब माइनस अगर आप देखो तो माइनस यहां पे डेंसर हो गया, मतलब माइनस की कॉन्फ़िगरेशन यहां पे ज्यादा है और यहां पे थोड़ी सी चार्ज डेंसिटी क्या होती, हल्की होगी। तो अब इस माइनस Q का जो सेंटर, माइनस Q का अगर मैं एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस करूं तो वो माइनस Q का पॉइंट चार्ज भी इस Q पे ही लाई करेगा। क्यों Q पे लाई करेगा, क्योंकि इस प्लस Q और इस माइनस Q को बाहर कितना कंट्रीब्यूट करना है, जीरो ही कंट्रीब्यूट करना है। डिड यू गेट इट बच्चे, ये बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई, इसीलिए वो अपना चार्ज कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर यस रहा है। सर आ गई। अगर आप इस Q को शिफ्ट करके इस तरफ ले आते तो यहाँ माइनस ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता, मतलब अगर इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हम, मान लीजिए हम इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाते तो यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है, यहाँ माइनस ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस कम हो जाता, तब भी सेंटर ऑफ चार्ज दोनों प्लस Q माइनस Q के सेम जगह पे ही लाई करते, जिससे वो बाहर कितना कंट्रीब्यूट करे, जीरो ही कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ऐसे में अंदर के, ऐसे ही मैं बाहर वाले चार्ज के लिए बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर जो बाहर चार्ज प्लस Q रखा हुआ है, मान लीजिए हम सुपर पोजिशन लगाना चाह रहे हैं, इतनी बात हमें पता है कि बाहर जो भी चार्ज होगा, कौन कौन से चार्ज होगा बाहर, जो एक्सटर्नल चार्जेस रखे हुए हैं प्लस जो चार्ज आउटर सरफेस पे अपियर हुआ है। ठीक है, ये इसको पूरा बाहर वाला कंसीडर करते हैं, कौन सा, जो आउटर सरफेस पे इंड्यूस हुआ है और जो बाहर रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3 जो भी है, इन सब की भी सुपरपोजिशन अगर लगाओगे किस पॉइंट के लिए, किसी ऐसे पॉइंट के लिए, किसी ऐसे पॉइंट के लिए जो कैविटी के अंदर हो, लेट अस से EA। तो अगर मैं इस EA पॉइंट पे फील्ड लिखूं किसकी वजह से, एक तो चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इसकी वजह से, प्लस जो भी फील्ड आई ड्यू टू ऑल द एक्सटर्नल चार्जेस, तो ये भी कितना होगा, ये भी कंट्रीब्यूशन जीरो ही होगा। समझ आई ये बात बच्चों। ठीक है, जैसे जैसे अंदर वाला चार्ज शील्डेड है, ऐसे ही बाहर वाले का भी इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, डिड यू गेट इट एवरीबॉडी। अब वो कैलकुलेट कर पाओ या नहीं कर पाओ वो एक अलग बात है, वो कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग बात है, लेकिन इतना जरूर बता सकते हो कि जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो अब एक एक पॉइंट पे किस किस को ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ, यू कैन आस्क। मैंने सिर्फ इतना बोला, आप जो कैविटी के अंदर जो चार्जेस रखे हुए हैं उनकी फील्ड प्लस Q से ओरिजिनेट हुई और माइनस Q पे टर्मिनेट हो गई, करेक्ट। अब बाहर जो भी चार्जेस है, जैसे बाहर चार्जेस कौन कौन से हैं, एक तो कंडक्टर की आउटर सरफेस पे जो चार्ज है, प्लस एक जो प्लस Q रखा हुआ है। तो अगर प्लस Q और कंडक्टर की सरफेस पे जो चार्ज आया है आउटर सरफेस पे, अगर इसकी वजह से मैं कैविटी के किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे नेट फील्ड निकालूंगा तो वो भी क्या होगी, जीरो ही होगी। ठीक है, तभी तो इफेक्ट नहीं कर रही है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि नहीं आ रही है भाई, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है बाहर वाले चार्जेस का, इंड्यूस चार्ज का और एक्सटर्नल चार्जेस का, राइट। तो अब देखिए, अब देखो पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी एट पॉइंट P इज जीरो और नॉन जीरो।
Non-zero. क्यों नॉन जीरो? क्योंकि प्लस क्यू का मतलब कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और इनर सरफेस पे जो चार्ज आया उन दोनों का Q. सम क्या होना है पी पॉइंट पे? जीरो। Zero. प्लस क्यू की वजह से तो फील्ड जीरो है नहीं, Hmm. प्लस क्यू की वजह से तो फील्ड जीरो है नहीं भाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पे बताइए फील्ड क्या होगी इस प्लस क्यू की वजह से, तो फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी क्या होगी? के क्यू अपॉन जो भी ये डिस्टेंस है, अगर इस पॉइंट को मैंने ओ लिया तो ओपी। तो इतना ही फील्ड, और इसका डायरेक्शन कुछ एन कैप मान लेते हैं, इतनी ही फील्ड इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस इसकी वजह से आनी चाहिए इस पी पॉइंट पे, राइट? और अपोजिट इसके मतलब माइनस एन कैप में आनी चाहिए, तभी इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? जीरो। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है जो ये भी फील्ड है वो नॉन जीरो है, तो ये वाली भी फील्ड क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो ही होनी चाहिए, राइट? तो पहले का आंसर हो गया नॉन जीरो। और कैन वी कैलकुलेट दिस? यस और नो? यस। अगर हम क्यू की फील्ड को मेजर कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम उस इनर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज हुआ है उसकी फील्ड को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सम तो जीरो ही है। तो बेसिकली हम अगर क्यू की फील्ड मेजर कर दें तो वो अपने आप ही आपको जो इनर सरफेस पे चार्ज है उसकी फील्ड आपको दे देगा, राइट? नाउ बी पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी एंड क्यू एट पॉइंट पी, टेल मी। Zero. जीरो। जीरो। एंड कैन वी जीरो है तो ठीक है, कैलकुलेट तो कर ही रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पी एन आर। फर्स्ट का आंसर तो क्या हो गया? नॉन जीरो एंड वी कैन कैलकुलेट, एंड सेकंड का हो गया पी एन आर। ठीक है, अगर क्यू की कर सकते हैं तो ऑब्वियसली इंड्यूस चार्ज की भी कर ही सकते हैं। फिर अगला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड कैपिटल क्यू एट सी, टेल मी। बच्चों ध्यान से देखना कौन कौन सा चार्ज कंसीडर कर रहा है, ये किस किस चार्ज की बात कर रहा है? एक तो कह रहा है Q विच इज इंड्यूस एट द आउटर सरफेस प्लस विच Q, दिस Plus Q. तो इसकी वजह से कोई भी अंदर वाला पॉइंट है सी भी अंदर वाला पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे क्या होना चाहिए कंट्रीब्यूशन? सी पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है एट सी ड्यू टू दिस प्लस क्यू पूछ रहा है, प्लस एट सी किसकी वजह से पूछ रहा है? आउटर सरफेस पे जो आया उसकी वजह से। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों भाई? हो जाएगा, अभी एक्सप्लेन किया था। ये सी पॉइंट पे नेट नहीं है, ये किस किस पे है? हाँ, ओके। देन अगला, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर बताओ। जीरो। जीरो तो हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं क्या ये वैल्यूज? पी के साथ क्यू आर आएगा या ऐसा आएगा? सी पॉइंट पे क्या फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअली? अच्छा, जीरो है तो ऑब्वियसली आर ही आना है वैसे तो, क्योंकि नेट फील्ड पे ही कमेंट कर रहा है। लेकिन अगर इंडिविजुअल पे भी करता तब भी आप लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि क्यू का डिस्टेंस पता है, तो जो बाहर पे इंड्यूस चार्ज होगा उसकी वजह से भी फील्ड आई जाएगी। तो मतलब इंडिविजुअली भी हम फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों की। लास्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी एट सी, बताइए। डी का आंसर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस। सी पॉइंट पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल, इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट इनर सरफेस ऑफ द कैविटी। इंड्यूस चार्ज भी कौन सा वाला? इनर सरफेस वाला। कितना होना चाहिए? नॉन जीरो तो पक्का है ना? नॉन जीरो तो पक्का है। कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं बच्चों? यस सर। कैसे? सी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि भले ही ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन सबका डिस्टेंस सी पॉइंट से तो आ रही है। तो सिंपली क्या हो जाएगा? वी कैन कैलकुलेट इट। और कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू बाई
जो भी डिस्टेंस है बी, दिस इज द पोटेंशियल at point C due to the induced charge at the inner surface. Did you get it? Clear है सबको? Good. हटा दूं इसको? नोट कर लिया हो तो हटा दूं? या किसी भी ऑप्शन में अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं प्लीज. हाँ डी. फिर से सुनो. लास्ट वाले ऑप्शन में आर हाँ. कैसे, ये वाला आर कैसे आया? मुझे पोटेंशियल बता सकते हो सी पॉइंट पे? नेट पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा? एक होगा बेसिकली आपने पोटेंशियल पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ, पहले तो ये देखो किसकी वजह से पूछ रहा है. तो क्लियरली लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है कि इंड्यूस ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी, राइट? अब मैंने बनाई कैविटी, सिर्फ आपको इतना ही तो नहीं पता है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है. आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बस इतना पता है ये नॉन यूनिफॉर्म है, करेक्ट? लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज तो आपको पता है ना कितना है टोटल चार्ज, माइनस क्यू. तो अब सी पॉइंट से क्या सारे चार्ज का डिस्टेंस आर नहीं हो गया? आर का मतलब बी नहीं हो गया, स्मॉल बी. तो क्या ये नहीं लिख सकते हैं माइनस के क्यू बाई बी, राइट? यस सर. चलिए, तो हम लोगों ने फिर लास्ट क्लास में अर्थिंग करी थी. अब अर्थिंग के बाद ये आया. चलिए नेक्स्ट ये है सिलेंड्रिकल. तो सिलेंड्रिकल देखें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस. सो क्वेश्चन इज दिस, अ लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग, देखो है सब वही प्रॉपर्टी पे जाएगा सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन होंगे. और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जितने क्वेश्चंस लिए हैं इसमें मैक्सिमम क्या लिखा हुआ है, आईआईटीज में आए हुए हैं, जेई में आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन. मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें पिछले सालों में. तो वाकई प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. काफी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं. जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपने देखा होगा कई सारे में लिखा हुआ था जेई. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा देखिए क्या है क्वेश्चन. A long hollow conducting cylinder is kept coaxially inside another long hollow conducting cylinder of large radius. ठीक है. Both of the cylinders are initially electrically neutral. चलिए, तो एक सिलेंडर है और उसके अंदर दूसरा, मतलब एक बड़े सिलेंडर के अंदर दूसरा रखा हुआ है लाइक दिस. लॉन्ग है तो इनफाइनेटली लॉन्ग मान सकते हैं और इसको हमने किसी और बड़े सिलेंडर पे रख दिया. ठीक है, इस तरह से मामला है. इस पे इसकी रेडियस ए ले लो, इसकी रेडियस कुछ बी ले लो. अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि द पोटेंशियल अपीयर्स, बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन अ चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर. ठीक है, व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर. तो कर सकते हैं बच्चों. अब इसको कुछ चार्ज डेंसिटी दे दी, मान लीजिए लैम्डा ही मान लेते हैं. तो हमें पता है अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, ये हो गया मेरे पास, लेट अस से टॉप व्यू से देख रहे हैं हम, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन हो गई. अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो टॉप व्यू से सिचुएशन कैसी आएगी? वेट, सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरह की आ गई टॉप व्यू से. ठीक है, ये कोसेंट्रिक थे दोनों और आपने माना कि इसकी कुछ थिकनेस भी है. किसकी थिकनेस भी मान लीजिए, किस लिए? क्योंकि तभी आप गॉस लॉ लगा पाओगे, तभी आप समझ पाओगे कि चार्ज कैसे अपीयर हुआ होगा. तो मान लीजिए इस तरह से. अब अगर इस पे कुछ लैम्डा था, लेट अस से इस पे कुछ लैम्डा था प्लस लैम्डा, भाई वायर को भी तो आप किस तरह से, थिन वायर को भी तो सिलेंड्रिकल शेप सर्कुलर ही होता है ना, वो भी तो मान लीजिए ऐसे मान लिया मैंने. और यहाँ पे फील्ड कैसे जाएगी? फील्ड इस तरह से जाएगी, फील्ड इस तरह से जाएगी. तो अगर मैं आउटर सिलेंडर की थिकनेस पे बात करूं तो ये
क्या है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर की मैट्रिक्स में फील्ड क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी थिकनेस पे अगर आप किसी भी पॉइंट को लो तो इस पे फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। दैट मींस माइनस कहां पे अपीयर होगा, माइनस अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस विल बी अपीयर एट द इनर सरफेस ऑफ द बिगर सिलेंडर। आउटर पे भी कुछ आएगा, आउटर पे भी कुछ आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर वाला न्यूट्रल था, बाहर वाला न्यूट्रल था, तो आउटर पे भी कुछ आएगा। लेकिन इस कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर रही है फील्ड लाइंस, मतलब फील्ड लाइंस यहां से शुरू हुई और यहां पे जाके टर्मिनेट हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूं, इसकी कुछ रेडियस a मानते हुए और इसकी b, तो आपको फील्ड पता है, फील्ड क्या होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, थिन मान लें अगर एक बार को, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो गई फील्ड। तो डेल्टा v क्रिएट होगा या नहीं, माइनस ई डॉट डी आर, बिल्कुल होगा। देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस which will be lambda upon 2 pi epsilon naught into dr by r from some radius a to b। तो क्लियरली आप कह सकते हो कि ये डेल्टा v 0 नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर फील्ड लाइंस है, अगर फील्ड लाइंस है इनके बीच में, तो क्या होगा, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, a potential difference appear between the two cylinder when the charge density is given to the inner cylinder। yes, a part is correct। बाकी भी चेक कर लेते हैं, ये तो करेक्ट हो गया आपका, बाकी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने थिन के लिए लिखा है जस्ट टू चेक कि भाई यहाँ पे डेल्टा वी अगर लाई कर रही है तो बाकी भी, यहाँ पे अगर ई एग्जिस्ट कर रही है तो डेल्टा वी भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। सेकंड क्या है, a potential difference appear between the two cylinder when the charge density is given to the outer cylinder। outer cylinder को अगर चार्ज दे दोगे और इनर पे कोई भी चार्ज नहीं होगा तो इनर सरफेस पे भी कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा। यस और नो। मान लीजिए अब आपने क्या किया, आपने इस तरह से 2 सिलेंडर मान लिए, अब चार्ज बाहर दिया हुआ है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है, इसका मतलब इनर सरफेस पे भी कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो फील्ड क्या हो गई, अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या हो गई, जो इसके बीच में 2 सिलेंडर के बीच में जो विसिनिटी बन रही है, जो स्पेस है, उसके बीच में फील्ड क्या हो गई, 0। और अगर फील्ड 0 हो गई मतलब डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, 0। सो नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2। इसलिए सेकंड पॉइंट तो गलत हो गया, नो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द 2 सिलेंडर। Now, no potential difference appear between the 2 cylinder when a uniform line charge is kept along the axis of the cylinder। ये गलत है, ये तो अभी अभी किया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल अंश, ठीक है। लाइन चार्ज अगर आपने रख के देखा, ये मैंने लाइन चार्ज के लिए निकाला था, तो यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था। सी इज ऑल्सो रॉन्ग। बी वाला इसलिए क्योंकि आप देखिए, अब चार्ज देखो कहां पे दिया है, चार्ज दिया है आउटर शेल को, राइट। तो आउटर शेल को अगर चार्ज दिया है, मैं इसको क्यू ना लिख के लैम्डा ही लिख लूं या सिग्मा लिख लूं, तो अब देखो क्या हुआ कि जब आपने चार्ज दिया इसको प्लस क्यू मान लीजिए, तो इनर सिलेंडर पे कितना चार्ज था टोटल, 0, न्यूट्रल होने की वजह से। और अगर मैं इसकी कुछ थिकनेस मान लूं, अगर मैं इसकी कुछ थिकनेस मान लेता हूं, ठीक है, और यहां पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो ई डॉट डीएस क्या हो जाएगा बच्चों, ई डॉट डीएस 0 हो जाएगा क्योंकि ई 0 है, और उसके लिए क्यू इनसाइड क्या हो जाना चाहिए, 0। तो अंदर चार्ज है नहीं, इसका मतलब जो इनर सरफेस है उस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, 0। यस और नो। दैट इज वाई जो भी आपकी अंदर वाले सिलेंडर और इनर सरफेस ऑफ द आउटर सिलेंडर के बीच वाला स्पेस होगा, वहां भी फील्ड क्या होगी, 0 ही होगी। अगर फील्ड 0 हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, राइट। तो इसलिए बी वाला गलत हो गया। सी वाला ऑलरेडी आप, पहला अगर सही है तो सी वाला अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। और नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द 2 सिलेंडर व्हेन द सेम चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू बोथ, इसमें भी कुछ नहीं है। अगर सेम चार्ज डेंसिटी अगर दे दोगे तो सिर्फ क्या होगा, बाहर वाले सरफेस पर भी चार्जेस चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब तक अंदर चार्ज है तब तक फील्ड होगी, और फील्ड होगी तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना था। सर हाँ बताइए। सर, जो फर्स्ट लाइन में
कॉक्सियली लिखा हुआ है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है सर? मतलब एक्सिस सेम है, को एक्सियली, एक्सिस दोनों की सेम है। ऐसा नहीं है कि उनके सेंटर, उनकी एक्सिस कोइंसाइड नहीं कर रही है। मतलब मैं इस चार्ज को उठा के उससे चिपका देता मान लीजिए, या उसके पास ले जाता, सेंट्रिक नहीं होते ना फिर, तो सेंट्रिक यस नहीं सर। होते तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता मामला। ठीक है। ओके सर। ए सर वाले आपने जो में चार्जेस माने थे पॉजिटिव और नेगेटिव फर्स्ट हाँ वाले पार्ट में, हाँ, नहीं सर वो एक एक्चुअली, बार बता दीजिए। एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं माने थे। एक्चुअली आपने इस तरह से माना कि आप एक थिन चार्ज ले लो, मान लीजिए थिन चार्ज ले लिए प्लस लैम्डा, और उससे कुछ फील्ड अपीयर होंगी। कैसी फील्ड अपीयर होंगी? सिलेंडर की रेडियली, मतलब एक्सियली फील्ड होंगी, जो मतलब एक्सेस से दूर जा रही है यस सर। ना सिलेंडर के केस में। तो उनको टर्मिनेट भी तो होना है, क्योंकि कंडक्टर को तो क्रॉस करेगी नहीं, यस कंडक्टर सर। को क्रॉस नहीं करेगी तो टर्मिनेट होगी। तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर वाला सिलेंडर था उसकी इनर सरफेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, वहीं जाके यस सर। टर्मिनेट होंगी। ठीक है, वहीं यस जाके सर। टर्मिनेट होंगी। तो टर्मिनेट होंगी तो इसका मतलब फील्ड एग्जिस्ट कर गई। मतलब दोनों सिलेंडर के बीच में जो स्पेस है उसमें फील्ड एग्जिस्ट कर गई या नहीं? नो सर। कर गई ना। फील्ड लाइन से तो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। यस सर। यस सर। फील्ड लाइंस अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डेल्टा वी भी वहां पे होगा। समझ आई बात? लेकिन सर, यस सर। हाँ बोलो बच्चे। सर अभी तो बोला कि उसमें चार्जेस नहीं है, तो फिर कैसे एग्जिस्ट कर गई? ये पहली लाइन, चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे बच्चे। देखो पहले वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं हम। इसको इसको ये लाइन क्या लिखी हुई है? व्हेन अ चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर, तब एग्जिस्ट करेगी। व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर सिलेंडर, तब थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रही है। यस सर। बी वाले पार्ट में आपने आउटर सिलेंडर को दिया है तो अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो ये बी पार्ट के लिए डिस्कशन है, ये ए पार्ट के लिए डिस्कशन है। और ये मैंने आपको जो ई लिखा है वो मैंने एक लाइन चार्ज के लिए लिख के उसको प्रूफ कर दिया है कि लाइन चार्ज भी तो अगर क्रॉस सेक्शन बहुत छोटी हो जाए, क्योंकि हमारा तो पर्पज ये है कि हम क्या करें, हम इसके लिए फील्ड निकालें, है ना। तो तो अगर आप एक थिन वायर भी ले लो तो भी सिलेंड्रिकली होगा वो। तो उसके लिए अगर ट्रू है, मतलब फील्ड लाइंस जब तक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं तब तक वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आना है। फील्ड लाइंस सिर्फ एक ही केस में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, अगर अंदर वाला क्या है, न्यूट्रल है, और चार्ज किसको दिया हुआ है, बाहर वाले को। ठीक है, ठीक है बच्चों। सर। हाँ बोले। सर एक आखिरी चीज और पूछनी थी। बताओ बताओ बताओ, जितनी पूछनी है सर उतनी ये पूछो। कि जो आपने गैप माना है दोनों सिलेंडर्स के बीच, हाँ सर ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा कि आपको ये मानना है। हम ये भी तो दे, मान सकते थे कि गैप ना माने। देखो 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 कैसे नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है। अ लॉन्ग हॉलो सिलेंडर इज केप्ट कोएक्सियली इनसाइड अनदर लॉन्ग अनदर सिलेंडर लॉन्ग, बीच में गैप होगा। ऑफ लार्ज रेडियस। सर। कह दिया ना यस लार्ज सर। रेडियस, इसका मतलब गैप आ गया बीच में। उसने क्लियरली बोल ओके दिया सर। है बी इज ग्रेटर देन ए। तो जो हम रीजन की बात कर रहे हैं, हम ए से बी वाले रीजन की बात कर रहे हैं। इसमें अगर फील्ड एग्जिस्ट कर गई इस रीजन में, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर इसमें फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो पहले केस में करेगी जब इनर सरफेस पे आप चार्ज दोगे, आउटर सरफेस पे चार्ज दे दिया तो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब डेल्टा वी भी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो। डिड यू गेट इट? यस सर। ओके, चलिए तो ये एक बात हो गई इसके लिए। नाउ चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही देख रहे हैं अलग अलग उसके लिए। अब देखिए, अब आती है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द बेस ऑफ द कैपेसिटर आल्सो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन a parallel plates, charge distribution on parallel plates. यार ये हैंग क्यों होता है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, अभी जब से अपडेट किया तब से ज्यादा हैंग होने लग गया मुझे। सिद्धार्थ सर, आर यू देयर? आई थिंक मुझे स्टॉप करना पड़ेगा।
हाँ अपडेट के बाद हो रहा है यार, ये सही कह रहे हो तुम भी, ये अपडेट के बाद ही हो रहा है। चलो मैं इसकी ये स्ट्रीमिंग बंद करता हूँ फिर, तभी शायद स्ट्रीमिंग के बाद ज़्यादा होने लगा है। तो लेट मी स्टॉप दिस।